अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जो ख़बर है वो ये कि अक़वाम मुत्तहिदा ने दावा किया कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी पस मंज़र के हामिल 6000 से 6500 दहशतगर्द जो हैं वो अब भी फ़ाल हैं और अपनी पनाह गाहों को पाकिस्तान के अंदर हदाफ में निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए क्यों नहीं कोशिश करता? अब देखें ना जी, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया तो अब तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारिजा को हिम्मत करनी चाहिए कि अब खुलकर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क जो है वो करार देने की हम एक इफ़ेक्टिव कैंपेन करें यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, क्योंकि ख़ुद UN ने ये कह दिया। तो अब तो साबित हो गया कि इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न नहीं है इस दुनिया का कि अपने हमसाया ममालिक में वो दहशतगर्दी करता भी है, करवाता भी है, और उसके बड़े प्रूफ्स हम पहले से दे रहे थे, कई सालों से दे रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा जो है ना, जो बिल्कुल मीठा मीठा मीठा, ये नहीं, आप नहीं, हम नहीं, ये वो चूंके चुनाचे अगर मगर, मुझे ये डिप्लोमेसी नहीं आती। मुझे ये आती है कि जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत करता है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करता है, उसको सरेआम उसको जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए। और हिंदुस्तान की सज़ा है कि उसका असली मकरू फाशिस्ट चेहरा जो है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए। एक घटिया और मकरू हुकूमत है वहाँ पे मोदी की, जिसने सेकुलरिज्म की ईंट से ईंट बजा दी है और ख़ुद उसने सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान को पहुँचाया। और अक़वाम मुत्तहिदा की इस बात के बाद अब कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान ने सकर्दू एयरबेस में JF-17 डिप्लॉय किए हैं और चीन जो है वो इसको एक्सपेंड भी कर रहा है। दूसरी तरफ जो इंडिया है वो क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो मिलकर हमला करेंगे। हमला करेंगे और किसी को काम ही नहीं है ना ज़िंदगी में करने के लिए। इंडिया से कहे ना कि पहले तुम क्यों गए थे वहाँ पे, पहले कश्मीर में भी तुम क्यों गए थे, तुमने वहाँ पे भी हमला किया, तुमने निहत्ते कश्मीरियों को भी मारा, इतने अरसे से मार रहे हो, आज से तो नहीं मार रहे। 20,000 ख़वातीन की इसमत दरी हो चुकी है वहाँ पे, 1,11,000 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 9,000 से ज़्यादा बच्चे आँखों की बिनाई से महरूम हो चुके हैं पैलेट गन्स के निशाने पर। तो वो कौन जंग कर रहा है और वो कौन कर रहा था? हिंदुस्तान को अब जो है ना करारा जवाब मिलना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। JF-17 थंडर क्यों किए हैं पाकिस्तान ने? पाकिस्तान को चाहिए F-16 भी वहाँ पे खड़े करे और बजाय इनको रगड़ा मारे इनको। अब के बार हमने जो है ना, ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि जो उसको मार पड़नी है उसने कहा था मुझे दोनों ने मारा है पकड़ के, उसको किसी एक पे आ जाए। हिंदुस्तान को दावत है, चाइना पे आ जाए, पाकिस्तान पे आ जाए, अकेला अकेला दोनों मारेंगे उसको, और ऐसे मारेंगे जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है ना, इतना हमने हिंदुस्तान को मारना है। इस वक्त टुकड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह उसके। सर, जो वज़ीर आज़म हसीना वाजिद हैं उन्होंने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद गुज़िश्ता 4 माह से उनसे मुलाकात नहीं की। पहली बार हसीना वाजिद की कोई बात मुझे अच्छी लगी है। अपना रिकॉर्ड ख़राब कर गई हैं वो अफीफ़ा की तरह के वो कभी कभी उन्होंने अच्छी बात। लेकिन हसीना वाजिद को मैं इसलिए मुखालिफ हूँ कि जिस तरह से उन्होंने जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमाओं को कत्ले आम उनका किया, उनको शहीद किया, वो बिल्कुल जायज़ नहीं था। वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे जिनको उन्होंने ऐसा किया। लेकिन चलें, उस वक्त वो इंडिया की गोद में बैठ के खेल रही थी, उन्होंने खेल दिया। अब उनको एहसास हुआ है कि उनका जो खित्ते में पायदारी का काम है वो चाइना के थ्रू होगा। चाइना का जो दोस्त बनना चाहता है उसको पाकिस्तान को तो तस्लीम करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का अगर कोई दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त है तो वह पाकिस्तान है, बाकी सारे उसके बाद आते हैं। तो हसीना वाजिद जो हैं उनका बहुत ज़्यादा झुकाव जो है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ, बल्कि यहाँ तक हो गया कि जो भारतीय प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हुए तो उनको स्लो डाउन कर दिया गया, और जो चाइनीज़ कंपनीज़ को प्रोजेक्ट्स दिए गए थे वो रैपिड अपना फास्ट ट्रैक पे हो रहे हैं काम। और भारत का मीडिया भी अब इस पर चीखें मार रहा है। अभी उनकी मज़ीद चीखें निकलनी है, क्योंकि कल या परसों मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हसीना वाजिद से बात भी हुई जी, और उसमें उन्होंने उनको बताया है कि कश्मीर के अंदर कितने जुल्म हो रहे हैं, मजालिम हो रहे हैं, ताकि तमाम हमसाए ऑन बोर्ड हों। अब आप देखें भारत की बदनसीबी देखें, पाकिस्तान का तो वो था ही दुश्मन, और पाकिस्तान को तो वो हमारी उससे ताल्लुकात ऐसी थे, कभी पल में तोला पल में माशा। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश अब उनको आंखें दिखाना शुरू हो गया। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जिसने ज़िंदगी में किसी से लड़ाई नहीं की, जिसने ज़िंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। नेपाली लोग जो है ना बेसिकली बड़े पीस लविंग लोग हैं, और वो सिर्फ वेलकम करते हैं लोगों को, वो खिदमत करते हैं, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। आप देखेंगे नहीं नेपाली ने धोखा दिया हो, जेब काट ली हो, इस तरह के पेटी क्राइम्स हो।
दे आर अ वेरी वेरी सुपीरियर एंड इवॉल्व नेशन। वो अब भारत के सामने खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन उन्होंने कब्जे से ली हुई है। भूटान उनके सामने खड़ा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश वाले जो वो कहते हैं हमें अलग मुल्क चाहिए, मणिपुर वाले कहते हैं हमें अलग मुल्क चाहिए, उन्होंने शेडो गवर्नमेंट भी बना ली है। इस माओइस्ट की तहरीक अलग चल रही है, नेक्सलाइट्स की तहरीक वहाँ पे अलग चल रही है। सिखों का तो अभी मैं नाम ही नहीं ले रहा। तो सिख जब खड़े हुए ना तो सिखों ने तो मार मूर के अपना हक ले लेना है, वो बड़ी दलेर कौम है। तो ये जो है ना, भारत का बड़ा बुरा वक्त आ गया मरियम, ये मेरे से आप लिख लें। ये अल्लाह ताला जो है ना, वो हज़रत अली का एक कॉल है, अब बड़ा क्लियर है वो कॉल कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। और मोदी बहुत जालिम आदमी है, नहीं चलेगी ये हुकूमत इस तरह। पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था इंडिया, और वो अब जो खुद आइसोलेट हो असल में आपने मिसाल कितनी बारी सुनी, हम अपनी ज़िंदगी में देखते रहे हैं। मेरी वालदा मुझे कहती थी जो गड़ा दूसरे के लिए खोदोगे उसमें खुद गिरोगे। इवेंचुअली इंडिया के साथ वही हुआ है। यूएई ने जो कोविड-19 की एड भेजी है इसराइल में, तो आपको क्या लगता है, तेल अवीव को भेजी है, तो उन्होंने क्या एक्सेप्ट कर लिया तेल अवीव को? नहीं, उन्होंने तेल अवीव को नहीं भेजी, उन्होंने फ़लस्तीनियों को भेजी, हमास को। अब वो अपना फ़लस्तीनियों को, अच्छा अब देखें फ़लस्तीन में तो कोई एयरपोर्ट ही नहीं है जी, ठीक है ना, तो वो कहाँ पे जाती? उन्होंने गुडविल जेस्चर के तौर पे अपना जहाज़ जो है वो तेल अवीव लैंड कराया कि वहाँ से एड पहुँच जाए। तो इसमें दोनों यूएई और इजराइल की हुकूमत, बस दोनों को क्रेडिट देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि एक ने एड भेजी दूसरे ने एक्नॉलेज कर ली और उसमें ख़यानत नहीं की और जाने दी। फ़लस्तीन की हुकूमत ने ना कर दी, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तेल अवीव में लैंड किया प्लेन। हमास जो इजराइल से लड़ा है, उन्होंने कहा हमें दे दें कि हमारे हम लोगों में तो हम हैं, हुकूमत तो नहीं है। तो वो एड ऑफिशियली हमास ने ले ली पूरी। अब लोगों को ये भी बताएंगे जहाँ फ़लस्तीन हुकूमत ने उस एड से इनकार किया इस वजह से, वहाँ हमास वालों ने वो एड ले ली और यूएई की वो प्लेन खाली आया वापस, ठीक है ना, जो गया था पूरा भर के एड के सामान के साथ, दवाइयों के साथ, और ख़ास तौर अद्वियात की बहुत ज़्यादा एड गई वहाँ पे। इसलिए फ़लस्तीन में कोविड-19 पे बड़ी जल्दी उन्होंने काबू कर लिया था क्योंकि उनको टाइमली एड मिल गई थी। और वो किससे दी थी? वो यूएई ने दी थी। तो किससे मिलकर दी थी? तेल अवीव से मिलकर दी थी। अब फ़लस्तीनी हुकूमत तो प्रचार कर रही है कि नहीं, और हमास ले चुकी है, तो लोगों को सही बात भी पता होनी चाहिए। खबरें फैल रही हैं कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो आपको क्या लगता है अगर ये होता है तो इससे उम्मत मुस्लिमा में दुख फैलेगा, और अगर होगा तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? पता नहीं उम्मत मुस्लिमा किस बात पे खुश होती है। मैं माज़रत के साथ, जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है उनसे को उम्मत मुस्लिमा ने बॉयकॉट किया हुआ है। वो इजिप्ट हो, वो जॉर्डन हो, वो और मुल्क हों, वो सारे जिनके सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, उनमें क्या हमने जाने से इनकार कर दिया या उनके हमने सफारत खानों को बंद कर दिया? यहाँ पे मुझे ये लड़ाई नहीं समझ आती कि हम दूसरों की लड़ाई क्यों करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम फ़लस्तीन की और फ़लस्तीनियों की ज़्यादा मदद उस वक्त कर सकते हैं कि जब हम किसी से डायलॉग कर रहे हो, हम बात कर रहे हो, हम उनको बता सकें कि तुम गलत कर रहे हो। सिर्फ हमारे अखबारों में बयान आने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। और दूसरी बात है कि सऊदी और इजराइल का तो एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं कब से चल रहा है। आखिर तेल कोई दे ही रहा है ना इसराइल को, वो कौन दे रहा है? पीछे तो उनके डेड सी है, तो ब्लैक सी या डेड सी जो भी है, तो वहाँ से तो नहीं आ रहा ना, कोई पाइपलाइन तो नहीं आ रही उनके पास रशिया से या कहीं और से, तो वो तेल कहाँ से आ रहा है? तो उम्मत मुस्लिमा में से ही को दे रहा है ना। तो अगर अब ये जो चाइना और अमेरिका का ब्लॉक्स जो आपस में बन रहे हैं, इसमें देखें जॉर्ज बुश ने एक बात बड़ी क्लियर कही थी जब 9/11 हुआ था। उसने कहा आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। तो अब हर एक को, हर मुल्क को अपनी सर्वाइवल के लिए पॉलिसी बनानी है और अपने लोगों के सर्वाइवल के लिए बनानी है। इसमें उस मुल्क को आइडियोलॉजी के ऊपर ब्लेम करना वो भी नाजायज़ है। जो फैक्ट है ऑन ग्राउंड वो बड़े खौफनाक है। मिडल ईस्ट में खुद तो हमारे इतने डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे से सुलह तो होनी नहीं है। मेरा मतलब है कि ईरान के और सऊदीया की कौन सुलह करा सकता है? किस किस ने कोशिश कर ली? उनके इतने डिफरेंसेस हो चुके हैं कि वो तो होनी नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है कि आज नहीं करेंगे तो अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं करेंगे तो 2 साल बाद कर लेंगे। शाह सलमान के जाने की देर है, अब फिर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो कर जाएंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को ये एक तो बात बड़ी सोच के करनी है, क्योंकि जब वो ये कदम उठाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा
ऑपोजिशन का सामना होगा और मुस्लिम उम्मा में भी लोग उठेंगे, लेकिन उससे उनकी सेहत को क्या होगा? अगर पाकिस्तान में लोग खड़े होते हैं तो उससे सऊदीया को क्या नुकसान होगा? क्या आप हज करना छोड़ देंगे? क्या आप उम्रा करना छोड़ देंगे? क्या आप वहाँ जाना छोड़ देंगे? क्या जो लोग वहाँ नौकरियाँ करें उनको कहेंगे आप आ जाओ वापस? तो वो तो इजिप्ट में भी कर रहे हैं, जॉर्डन में भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी कर रहे हैं, बरतानिया में भी कर रहे हैं। हर मुल्क के तो ताल्लुकात हैं उनके साथ और आप उनके साथ डील कर रहे हैं। तो हमें भी तो ज़रा हक़ाइक़ और सच मालूम होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।